बिहार बोर्ड क्लास 10th का बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का आज पहला भाग को देखेंगे और इस भाग में इस पार्ट में टोटल 80 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ध्यान से इस सीरीज को देखें। जो जवाब आपको आता है उसको कमेंट करके जवाब देंगे और जो नहीं आता है उसे आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ करके लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से संबंधित ये आपका 80 प्रश्नों का सीरीज है। एनसीईआरटी पे आधारित यह सीरीज है। और इस सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कंटेंट से संबंधित तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम यानी टॉपिक वाइज ये आपका सीरीज है और इस टॉपिक वाइज सीरीज में जैव प्रक्रम को लिया गया है। और देखते हैं जैव प्रक्रम का पहला प्रश्न कौन सा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 2, सामान्य प्रकुंचन दाब यानी रक्त दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 120 mm। समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर 120 mm। अगर ऑप्शन देता सामान्य प्रकुंचन यानी किसी व्यक्ति का समान रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80 mm होता है। प्रश्न नंबर 3, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा। प्रश्न नंबर 4, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पत्ता। पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में यानी पत्ता में होता है, लीफ में। प्रश्न नंबर 5, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी जो होता है, किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है, गुर्दा कहें या वृक्क कहें या किडनी कहें, ये सारा एक ही चीज है। तो कृत्रिम जो आपका वृक्क होता है, आर्टिफिशियल किडनी जो होता है, वो अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन जो करता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन का अपवहन करता है, अपवहन के द्वारा अलग कर देता है रुधिर से यानी ब्लड से। रुधिर को ब्लड भी कह सकते हैं, रक्त भी कहते हैं और खून भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। प्रश्न नंबर 7, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो प्रकृति में वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही आपका पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आपका ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, लगभग में बताना है। अब इसके पहले हम बता कर गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 120/80। प्रश्न नंबर 9, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30.5 यानी 37 किलो जूल प्रति मोल आपका ऊर्जा मुक्त होता है एडीपी के टूटने से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले सीरीज में आपका बताया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर के बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, वहां पे एडीपी का फुल फॉर्म बताया गया होगा। प्रश्न नंबर 10, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुकुलन से। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। प्रश्न नंबर 11, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का वहन। जल का वहन करने के लिए पादप में, पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जल को पेड़ पौधों की जड़ों से लेकर के, मिट्टी से लेकर के आपका पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। मनुष्य में ब्रिक यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, यानी ब्रिक जो किडनी जो है वो मनुष्य में या किसी जंतु में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का यानी उत्सर्जित करने का काम करता है, हानिकारक पदार्थों को। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से, यानी पानी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 14, मैग्नीशियम पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। मृतजीवी पोषण के माध्यम से कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 16, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 17, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, यानी पेड़ पौधों के किस भाग में टेनिन उत्सर्जित पदार्थ है जो जमा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृक्ष के छाल में। प्रश्न नंबर 18, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पायरुवेट का विखंडन होता है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ATP के रूप में निकलता है। कोशिका का अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिकांग है। प्रश्न नंबर 19, खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। रक्त का खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच यानी तिलचट्टा में। तिलचट्टा में आपका खुला तिलचट्टा में यानी कॉकरोच में खुला यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उसमें आपका किसी प्रकार का धमनी या सीरा नहीं होता है। तो ऐसे रक्त परिसंचन तंत्र आपका खुला रक्त परिसंचन तंत्र कहलाता है। और बंद रक्त परिसंचन तंत्र जो होगा उसमें ध्वनि और सीरा यानी नस पाया जाता है ब्लड का सर्कुलेशन यानी आवागमन करने के लिए। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। मनुष्य के किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृक्क नलिका। इसे नेफ्रॉन भी कहेंगे। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका जो है वो किडनी का यानी वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न नंबर 21, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ प्रश्नों का आंसर। भोजन संवहन में पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। भोजन संवहन करने के लिए फ्लोएम उत्तक जो है वो पेड़ पौधों में बनने वाला भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों में सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जल पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 22, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो है, बिंबाणु यहाँ पे होगा। रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। रक्त बिंबाणु कहें या प्लेटलेट्स कहें। प्रश्न नंबर 3, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा। प्रश्न नंबर 4, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पत्ता। पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में यानी पत्ता में होता है, लीफ में। प्रश्न नंबर 23, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीबा में। प्रश्न नंबर 24, मानव में डायलिसिस थैली है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है मानव में डायलिसिस थैली है, कृत्रिम किडनी से संबंधित है डायलिसिस। प्रश्न नंबर 25, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 26, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इनामेल। सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाता है। प्रश्न नंबर 27, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 कार्बन से ग्लूकोज अणु बना होता है। प्रश्न नंबर 28, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? अभी बोल के गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृत्रिम ब्रिक यानी आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है डायलिसिस मशीन। प्रश्न नंबर 29, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर। बता दें कि मनुष्य के आहार नाल के अंतर्गत अमाशय भी आता है। अमाशय अमाशय जिसे पेट कहा जाता है, छोटी आंत आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ग्रसनी है। ग्रसनी का दो भाग, कंठ द्वार और निगल द्वार। तो आपका निगल द्वार जो होगा आहार नाल के अंतर्गत ही आएगा, निगल द्वार, जिसके माध्यम से भोजन जाता है और वही भोजन फिर पेट से होते हुए छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत के बाद फिर आपका मलाशय आता है। ये भी सब आहार नाल का भाग है। प्रश्न नंबर 30, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रत्येक भाग में। पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग में होता है और इसी माध्यम से आपका ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन के माध्यम से ही। प्रश्न नंबर 31, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए साफ जल में। प्रश्न नंबर 32, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विसरण द्वारा। प्रश्न नंबर 33, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी फेफड़ा। प्रश्न नंबर 34, बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पत्ती। प्रश्न नंबर 35, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है किस अंग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। लीवर भी कहा जाता है यकृत को, जिगर भी कहा जाता है, और कलेजी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहें या ब्लड बैंक कहें, किसे कहा जाता है? यानी कब्रगाह भी कहा जाता है, ब्लड बैंक भी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पलिहा को तिल्ली भी कहा जाता है, तिल्ली या अस्प्लिन, तिल्ली या अस्प्लिन भी कह सकते हैं, अस्प्लिन। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया, ये दोनों बीमारी जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 38, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। प्रश्न नंबर 39, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यकृत, यानी लीवर और जिगर भी इसे कहा जाता है। लीवर या जिगर या कलेजी, अभी बता कर गए थे, लीवर कहें या जिगर कहें या कलेजी कहें, एक ही चीज है। प्रश्न नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल अणु। क्लोरोफिल अणु जो है प्रकाश संश्लेषण का इकाई है। क्लोरोफिल ही सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रश्न नंबर 41, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। प्रश्न नंबर 42, प्रोटीन का पाचन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमाशय में। प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी पेट में होता है। प्रश्न नंबर 43, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? सही जवाब होगा
ऑप्शन डी 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि का नाम है सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 44, फेफड़ा का आकार होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी शंक्वाकार, शंकु के आकार का फेफड़ा का आकार होता है। प्रश्न नंबर 45, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। ये आपका दूध का दांत होता है छोटे बच्चों में टोटल, जो आपका टूट जाता है। और 12 दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होता है, वो नहीं टूटता है कभी। जो छोटे बच्चों में 20 दांत टूट करके फिर दोबारा से 20 दांतों का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 46, संवहन के रूप में पाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों आपका होगा। ये गलत जवाब है, यानी आंसर आपका डी होगा। बी और सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों के सम्मिलित रूप को आपका संवहन कहा जाता है। दोनों आपका संवहन है, जाइलम एवं फ्लोएम। प्रश्न नंबर 47, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ है मछलियों का। प्रश्न नंबर 48, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 120/80। प्रश्न नंबर 49, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरित लवक यानी क्लोरोफिल। ये आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है पेड़ पौधों का। प्रश्न नंबर 50, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। पाचन का क्रिया पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में, और पचे हुए भोजन से निर्मित ग्लूकोज का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। प्रश्न नंबर 51, सीरम कहलाता है। सही जवाब होगा फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। प्रश्न नंबर 52, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, यानी किस पौधे से, पेड़ से आपका रेजिन उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीड़ से। प्रश्न नंबर 53, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक दिशीय, एक ही दिशा में आपका जल और लवणों का परिवहन होता है। मिट्टी से जाइलम तक जल और लवणों का परिवहन एक दिशा में सिर्फ ऊपर की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 54, ऊपर की ओर ले जाना ही आपका एक दिशीय परिवहन है। 54 है प्रश्न नंबर, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। प्रश्न नंबर 55, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, यानी भोजन का कौन सा भाग मुख्य गुहा में पाचन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टार्च का। प्रश्न नंबर 56, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। ये तीनों आपका जैव प्रक्रम का ही पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का। और रक्त परिवहन या परिसंचरण तंत्र भी आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न नंबर 57, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं, पेट में अनपचा भोजन जो होता है वो क्या कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी काइम। प्रश्न नंबर 58, अमाशय के आगे भाग को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्डियक। कार्डियक कहलाता है अगला भाग। प्रश्न नंबर 59, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर में। प्रश्न नंबर 60, भोज पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा। प्रश्न नंबर 61, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का कार्य है। हरित लवक, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट और पत्ती में होता है, और इसी हरित लवक के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है।
यानी क्लोरोफिल को पर्णहरित और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है। प्रश्न नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नांकित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 63, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय यानी पेट से ही होता है। यानी पेट से ही आपका HCl रिलीज होता है और ये आपका पेट में भोजन के साथ आने वाला जो विषाणु जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसे मारने का काम करता है। प्रश्न नंबर 64, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आर्तरस। यह आपका गलत जवाब है। प्रश्न नंबर 65, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2। प्रश्न नंबर 66, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पादप में उत्सर्जन रंध्रों द्वारा, बात रंध्र द्वारा और तरुण तना के द्वारा भी होता है। प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? प्रकाश संश्लेषण करता है इसलिए स्वपोषी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सभी हरे पौधे। प्रोटीन आपका प्रकाश स्वपोषी है। प्रश्न नंबर 68, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुटपाट द्वारा। कुटपाट के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 69, अस्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अस्टोमाटा का मुख्य कार्य O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन, ये आपका सभी अस्टोमाटा का कार्य है। और जल वाष्प का निष्कासन भी आपका अस्टोमाटा का ही कार्य है। अस्टोमाटा को रंध्र भी कहा जाता है। अस्टोमाटा को रंध्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सियोकार्ड्स। प्रश्न नंबर 71, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस का भूमिका होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीतरस, अग्नाशयी रस और आर्तरस, ये सभी का भूमिका होता है छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए। प्रश्न नंबर 72, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवासीय श्वसन में। प्रश्न नंबर 73, निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। प्रश्न नंबर 74, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। प्रश्न नंबर 75, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का। प्रश्न नंबर 76, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोशिका के बाहर। प्रश्न नंबर 77, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। प्रश्न नंबर 78, अस्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिका में। प्रश्न नंबर 79, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। कहेगा वायवीय श्वसन किसमें होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, अवायवीय आपका कोशिका द्रव में होता है। प्रश्न नंबर 80, लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पानी यानी जल से आता है। जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन इंक्रीज होता है और वायुमंडल में आता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग मनुष्य और जीव जंतु करते हैं।